ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक और सेशन रखा है। लास्ट टाइम चंद्र प्रकाश के साथ रखा था, जो ऑब्वियसली हमारे इनिशिएटिव के साथ था, एंड ये क्वालिफाइड CDS OT है। आज हमने बुलाया आयान मीर को, एंड आयान हैज secured 364 इन CAPF AC 2024, एंड आई एम श्योर उसको CRPF मिल जाएगी बिकॉज उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। सो कांग्रेट्स आयान, कांग्रेट्स थैंक मेरे यू सो तरफ मच से। सर। थैंक यू सर। एंड कैसा फील हो रहा है अभी? आई मीन इट हैज बीन सम टाइम जब रिजल्ट्स आए थे, बट अभी कैसा फील होता है? सर इट स्टिल फील्स ग्रेट सर। अच्छा लगता है कि आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो अब तो यही है सर कि अब फ्यूचर में आई हैव टू मेक श्योर दैट आई मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। बढ़िया। एंड जब रिजल्ट आया था, व्हेन यू सॉ योर नेम, वो कैसे फीलिंग था वो बताना। सर काफी ओवरवेलमिंग होता है। लाइक हम्म मुझसे ज्यादा मतलब अपने को तो ठीक ही है, बट जो पेरेंट्स को सुनाते हैं उनको देख के इट फील्स लाइक यस यू हैव डन समथिंग। ओके फाइन। आयन, कुछ अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना, क्या किया हुआ है तूने एजुकेशन में, व्हाट आर योर हॉबीज, एंड उसके बाद प्रिपरेशन रिलेटेड थोड़ा। Sir, I'm basically from Poonch, sir. I was born there. It's a bordering district of Jammu and Kashmir. और मेरा सर स्कूलिंग BSF स्कूल से हुआ था। एंड आफ्टर दैट आई डिड माय ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस NIT श्रीनगर से। और सर उसके बाद मैंने जॉब किया 1-1.5 साल के लिए बैंगलोर में। ओके। एंड फिर वो छोड़ के आया मैं प्रिपरेशन करने के लिए। और हॉबीज सर आई एम मोर इनटू जिम एंड ऑल। और उसके अलावा आउटसाइड भी आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, वो सभी खेलते हैं। That all. Okay, so basically, for those who don't know, Ayan is a gym rat, if that is the correct term to use, right? Kind of sir. हाँ, एंड तो आयन, थोड़ा ये बताना मुझे, हु इज योर इंस्पिरेशन और रोल मॉडल? मतलब तुमने ऑब्वियसली कहीं से देखा हो, कुछ इंस्पिरेशन आएगा, सो व्हाट इज दैट सोर्स जहाँ से तुम्हें एनर्जी मिली कि नहीं, तैयारी करनी है? सर फॉर मी सर ऐसे कोई आर्म फोर्सेस में उतना मैंने मतलब है देयर आर गुड एनफ नंबर ऑफ पीपल whom you can tell as your inspiration, but मेरे लिए for my father was the person because he used to work hard a lot and he used to encourage me in doing anything that I wanted. So that was something that I look forward to not letting him down. वैसा सर। Okay, good. I think a lot of us are inspired by our father. Even maybe father से inspiration लेके I start preparation and everything. Yes sir. And basically Indian fathers तो extreme hard working, उनका मतलब if there is a spectrum, least hardworking to most hardworking fathers in the world, so I think Indian fathers have broken that limit. तो Yeah, definitely हमारे sir. पास हमेशा एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड होता है, एंड आई थिंक टू सम एक्सटेंट हमारी पूरी लाइफ इसी में, वी नो वी वांट टू मैच आवर फादर्स, बट हमसे हो ही नहीं पाता है पूरी लाइफ लॉन्ग। ओके Yeah, फाइन। great. एंड सो आयन, यू हैड अ लॉट ऑफ चॉइसेस आफ्टर योर ग्रेजुएशन। आई मीन तुम कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हो, एंड यू हैव वर्कड इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एज वेल, IT में काम Yes, किया हुआ है। yes sir. सो नंबर 1, व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर डिफेंस फोर्सेस, एंड नंबर 2, व्हाई डिड यू क्विट? Sir, from the beginning, sir, from where I am actually, बचपन से we have seen armed forces, army, CRPF, BSF. तो वो एक इंक्लिनेशन स्टार्टिंग से था क्योंकि उनको देख के वो प्राइड, वो रिस्पेक्ट whenever they walk through, तो वो चीज थी कि हाँ यहाँ पे जाना है। बट लेटर ऑन जब मैं कॉलेज में गया देन आई रियलाइज्ड कि नो आई वांट टू डू दैट। तो तब भी आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर CDS। मतलब एक्चुअली आई डिडंट प्रिपेयर मच फॉर CDS, वो तो हो गया था। GK पार्ट को छोड़ के रेस्ट आई वाज गुड एट। सो उसमें CDS में इतना मुश्किल नहीं था रिटन क्लियर करना। तो बट देन आई वेंट फॉर SSB एंड गॉट स्क्रीन्ड आउट। तो उसके बाद माय फ्रेंड सजेस्टेड कि यू शुड हैव अ बैकअप ऑप्शन। तो मैंने ये प्लेसमेंट ले लिया कॉलेज के थ्रू ही। एंड प्लेसमेंट में भी आई गॉट ऑक्यूपाइड विद द जॉब एंड ऑल। It was a great time there as well sir, but अंदर ही अंदर वो था कि no, I have to do something else because I was feeling like I'm not fitting there in the job. So then I left and started preparing for CAPF for the written exam. I prepared for like 7-8 months, and then I gave this one 2024 attempt. So I mean there was both a push factor and a pull factor as well. Good. Yes sir. एंड कितने अटेम्प्ट्स में CAPF में सक्सेस मिली, एंड CDS वगैरह में तुमने टोटल कितने अटेम्प्ट्स दिए? सर CAPF में फर्स्ट अटेम्प्ट था और CDS में सर मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे और उनमें मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी एज सच, बट वो दोनों क्लियर हो गए थे फॉर्चुनेटली। IMA का कॉल आ गया था और अब SSB में स्क्रीन आउट हो गया मैं।
So the second Okay. time I had to go from Jammu and Kashmir to Bangalore. So that hurt a lot कि इतना दूर आके after traveling so much you get screened out. Okay, fine. Yes, So sir. CAPF में first attempt में rank 364 and I think it is all but in the back कि you will get the force of your preference. You will get CRPF because मिल जाता है generally. I So hope. exactly. So because you have achieved success in your very first attempt, what do you think worked good for you? I mean, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो first attempt में they get a final selection, but when you reflect back, तुम्हें ऐसा क्या लगा कि जो तुम्हारे फेवर में काम किया? Sir, I think sir, written में I think I barely crossed the cutoff. थोड़ा ज़्यादा था, ज़्यादा नहीं पड़ता. But interview, sir, I got 125 marks out of 150. Interview में I prepared thoroughly and holistically. So I think that helped a lot. Yes, exactly. Even interview is such a deal maker right now because average marks overall high हो गए हैं. Back in the day जब in 2017 जो मैंने clear किया था, average marks were around 90 and जो 85 to 90 and toppers के 100 plus आते थे. But right now average marks have become 105, 110. Yes, sir. So वहाँ पे एटलीस्ट तुमने you draw 15 marks margin over there itself. So good. Yes. I mean interview worked in your favor. And जैसे तुमने प्रिपरेशन की होगी and obviously first में select हुए but you might have faced some difficulties while preparing. वो difficulties Yes, क्या sir. लगी तुम्हें? Sir, I think वो सब में common होती है. The first thing that most important is inconsistency. If you are inconsistent, ऐसा time आता है बीच में, you get distracted and all, but you have to stay consistent. That's the most important thing. If you are consistent, then उसके बाद वाली चीजें इतने matter नहीं करती हैं. No doubt कुछ चीजें होती हैं, but consistency is most important. If you are consistent, if आप रोज दे रहे हो टाइम, इवन 4-5 hours ही दे रहे हो और 3-4 hours ही दे रहे हो, बट रोज दे रहे हो, दैट मैटर्स. Exactly. This is what I tell my members also कि तुम लोग भले ही डेली 8 hours 10 hours मत पढ़ो but at least make sure कि डेली न्यूज़पेपर कवर कर लो, करंट अफेयर्स कवर कर लो, so that gives you a sense of connectivity from the past. ऐसा ना लगे कहीं चेन ब्रेक हो रही है. Obviously consistency is the number one factor. Well said. और ब्रॉडली अपना बुक लिस्ट एंड सोर्सेज बताना कि तुमने तैयारी कहाँ से कैसे की थी. सर मैंने बुक से तो नहीं कि मेरा एक फ्रेंड था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो आई बोरोड हिज कोर्स, तो उससे आई प्रिपेयर्ड नोट्स बना के एंड ऑल. वो वहां से पढ़ा मैंने, पॉलिटी हिस्ट्री सब, और वहीं उन्हीं को बार बार रिवाइज किया. दैट्स वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि रिवीजन, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग. अगर हम रिवीजन्स छोड़ देंगे तो इट्स अ प्रॉब्लम. Revisions are more important, very important actually. Exactly, and I think I've read somewhere कि repetition is the heart of memory. I mean आपको कुछ भी अगर memorize करना, then you need to repeat it again and again, and that is what revision does for you. कि तुम अगर बार-बार पढ़ोगे, exactly as you said, तो recall factor is very strong. तुम option देख, question देख के option पहचानने की capability gets very strong in you. And तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट था जो तुम्हें मुश्किल लगा तैयार करने में, some subject which you found very difficult to deal with, कैसे पढ़ा जाए इसको? Sir, I think ancient medieval history, वो सब part थोड़ा सबको लगता है, actually मेरा नहीं है. But the thing is, sir, what I have done in my life, मैंने JEE clear किया, mains, advance में उतना अच्छा rank नहीं था, but I had this habit की practice करना, exploring different kind of questions. So that was kind of a push कि अब एक question कर लिया तो next वाला करना है. You have to use your mind, think something differently this time. But यहाँ पे it's not the case. आपको अगर आप ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, you have to remember, recall, आपको एक ही चीज को बार बार पढ़ना है. तो हिस्ट्री में तो ऐसा हो जाता है कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं, मतलब वो आप बार बार आप पढ़ोगे, वो दिमाग में बैठती नहीं है और काफी डिफिकल्ट होता है उनको ग्रास्प करना. बट यार रिवीजन इज द की. आई विल से हिस्ट्री के लिए भी, इफ यू कीप रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन, 8 बार करो, 10 बार करो, बट दैट्स द सॉल्यूशन. वेल सेड. आई मीन दिक्कत क्या होती है, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईटी पटना एंड जेईई 2011 क्लियर किया था मैंने. प्रॉब्लम क्या होती है विद हाई अचीवर्स की, फैमिली ऐसा पुश करती है कि तुम कुछ भी कर लोगे, ठीक है तुमने जेईई क्लियर कर लिया तो तुम ये भी कर लोगे, विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट टू द टाइप ऑफ द एग्जाम. आई मीन कई लोग जो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं या मेडिकल बैकग्राउंड से होते हैं, उसमें बेसिकली यू हैव कंसेप्ट्स
एक कंसेप्ट समझ के यू कैन सॉल्व आउट 100 डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बट इन दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो सर्विसेज के लिए डिफेंस एंड सिविल सर्विसेज, इसमें क्या है कि यू हैव टू रीड 100 थिंग्स एंड उसमें से कोई एक सवाल आता है। Yes. तो यही दिक्कत होती है। इवन आई फाउंड मिडिवल हिस्ट्री टू बी माई अनमेकिंग, बहुत खराब लगता था, पढ़ा ही नहीं जाता था, आंसू निकल आते थे कि क्या पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, बट व्हाट आई टेल स्टूडेंट्स कि सब कुछ पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। बिकॉज अगर मिडिवल हिस्ट्री से भी कोई इजी क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट यू विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व इट। बट अगर तुमने कुछ छोड़ दिया तो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे उससे, अगर आएगा भी। सो पेपर 1 के लिए तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी थी? सर पेपर 1 के लिए फर्स्ट तो मैं ऐसा सोच के चल रहा था, पहला यही था कि सिलेबस कंप्लीट करना है किसी तरह। तो जैसे ही मैं कोई मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, फिर उसको शाम को रिवाइज किया, ऐसे करके फिर उसकी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और वही तरीका है, बाद में एंड में जाते जाते थोड़े मॉक्स पे ज्यादा फोकस किया, मॉक्स दिए। और प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर सारे अटेम्प्ट किए थे मैंने, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के। तो पेपर 1 के लिए तो यही स्ट्रैटेजी थी सर। और अगर Okay, कुछ नहीं आ रहा है, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो या फिर आपको नहीं आ रहा है, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है यू कैन नोट डाउन अपने नोट्स में, जहाँ पे आपने नोट्स बनाया है वहां पे यू कैन नोट दैट डाउन सेम टॉपिक में। हाउ आई एडवाइस स्टूडेंट्स टू अप्रोच दिस इज कि जैसे तुमने कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर लो, एंड पीवाईक्यू से यू गेट अ वेरी रफ आइडिया कि ठीक है मेरा क्या वीक है एंड क्या स्ट्रांग है। सो यू शुड वर्क मोर ऑन योर वीक एरियाज, एंड वैसे अगर आइटरेशंस करते रहोगे मल्टीपल टाइम्स तो एवरीथिंग विल गेट स्ट्रॉन्गर बाय द डे। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ पेपर 1 दिस ईयर? बिकॉज काफी टिपिकल था, एंड हाउ डिड यू फाइंड इट? सर 24 और 25 का मैंने 24 एंड 25 बोथ, हाँ बोथ बता देना, बिकॉज 25 का भी तुमने देखा होगा। 24 का वाज अलोंग एक्सपेक्टेड लाइंस, बट 25 वाज अ कर्व बॉल। तो क्या एक्सपीरियंस तुम्हारा? सर मैंने ज्यादा देखा नहीं 25 का, बट जहां तक मैंने सुना वो टफ आया था, दिस इज व्हाट आई हर्ड। 24 का तो सर मैंने जब दिया तो इट वाज एक्चुअली थोड़ा सा कंपेयर टू लास्ट ईयर्स पेपर्स जो थे उनसे थोड़ा ऊपर का लेवल था 24 का भी। एग्जैक्टली, वही मैं बता रहा हूँ, मतलब एवरीवेयर इट्स गेटिंग अ लेवल अबव। 25 का भी ऐसा ही था कि 24 में द पीपल हु गेव 24, उसमें आई थिंक एक फैक्टर ये था कि पॉलिटी से ठीक ठाक क्वेश्चन आ गए थे। इस साल तो कुछ था नहीं, बट यू कैन नॉट गो with expectations into paper 1. You have to always go prepared for everything, anything can happen. तो वही। and P2 के लिए तुमने क्या किया था? What was your strategy? So paper 2 के लिए I think I prepared for 2 months. उसमें what I did was कि मैं essay में I would write 3 essays every day, कोई भी topics उठा के previous year से, या फिर मैंने ऐसे एक बना लिया था कि जो जो previous year में आए हैं 10 years में, उन सबका एक list बना लिया था, essays और arguments। तो every day I would write 3 essays, 3 arguments। और essays में what my strategy was, पहले introduction अच्छा लिखना, फिर उनको बॉडी में थोड़ा पॉइंट्स बनाना, सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ऐसे करके, और फिर एक कंक्लूजन दे देना अच्छा सा। और आर्ग्यूमेंट राइटिंग में सर व्हाट आई डिड वाज, पहले तो टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रखना चाहिए। पहले इनिशियली व्हेन यू आर राइटिंग तो टाइम कंस्ट्रेंट अभी रखने से फिर वो प्रेशर आएगा दिमाग पे, तो आप अच्छे से सोच नहीं पाओगे। तो इनिशियली आप लिखो, ट्राई करो जो भी आप लिख पा रहे हो। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में आई यूज्ड टू राइट पॉइंट्स फॉर, और उसके बाद आई यूज्ड टू थिंक इसके उसी के काउंटर पॉइंट्स क्या होंगे, आई यूज्ड टू राइट दैट। और फिर धीरे धीरे आप टाइम कंस्ट्रेंट्स लगा दो, फिर धीरे धीरे गेट बेटर इवेंचुअली। और 2 महीने आई थिंक ठीक है। आई गॉट सर आई गेस 82 मार्क्स पेपर 2 में, उतना ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं था, बट ठीक आ गए। You are selected तो अच्छे मार्क्स है, ठीक है। A lot of people तो they did not even make it through the paper first part itself. So आयन का फोकस ये है कि initially when you are starting, focus on the quality, and जैसे जैसे तुम्हारी quality becomes your habit, then you focus on the speed, because quality सीखनी है पहले, that is what gets you marks. So sound strategy है, nice. So इसके बाद जैसे तुमने इंटरव्यू दिया होगा, एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर दैट? कैसे तैयारी की थी? सर इंटरव्यू के लिए आई रेफर टू अ वीडियो बाय हिमांशु वत्स, ही वाज ऑल इंडिया रैंक 1 2021 आई गेस। तो उनकी स्ट्रेटजी मुझे इंटरव्यू के लिए काफी अच्छी लगी और काफी होलिस्टिक थी। उन्होंने आई रिमेम्बर उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं, कुछ 6-7 पॉइंट्स बनाए हैं, लाइक डैप के लिए, फिर इंटरनल सिक्योरिटी, फिर फोर्स,
प्रेफरेंसेस के साथ, मैंडेट्स, एवरीथिंग। उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए, और वो भी करंट अफेयर्स ऐसे नहीं पढ़नी है। यूजुअली क्या होता है, वो पिछले कुछ एक महीने में ही जो होता है वो पूछते हैं, ज्यादा दूर की पूछते नहीं है। और SRTs आपको अलग से प्रिपेयर करनी है, फिर इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट यू हैव टू रेफर, और उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मॉक इंटरव्यूज देना इंपॉर्टेंट है। मॉक इंटरव्यूज को उतना सीरियसली मत लेना, फीडबैक को मतलब ठीक है, वो जो भी पूछेंगे यूजुअली वहां पे उससे अलग ही पूछते हैं। बस ये है कि मॉक इंटरव्यूज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि आप वहां पे अच्छे से बोल पा रहे हो। तो फाइन। हाँ बताना। तो मतलब मैं वो बोल रहा हूँ सर कि वो वीडियो आप रेफर कर सकते हो, काफी अच्छी बनाई है उन्होंने। ओके फाइन। एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू का? सर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था मैं पुंछ से हूँ, वहीं पे सारी शेलिंग हुई है, सारे जो गोलाबारी हुई वहीं पर हुई, तो कुछ तो पूछेंगे मेरे से ऑपरेशन सिंदूर से या समथिंग लाइक दैट, बट उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा वैसा। लिटरली संजय सर का बोर्ड था, तो मैं गया अंदर, उन्होंने नॉर्मली पहले साइकोलॉजिस्ट तो थे यहाँ, घूम रहे थे आगे पीछे, बैठा, सब बातचीत हुई नॉर्मली, विश हुआ। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले हॉबीज से स्टार्ट किया, मेरी हॉबीज पे पूछा, आर्म रेसलिंग, वेटेड कैलिस्थेनिक्स, ये सब। तो वो मैंने बता दिया था आराम से। फिर बीच में अब इफ यू वांट सर आई कैन, मैंने वो क्वेश्चन लिखे हैं, आई कैन। बिल्कुल बिल्कुल। अरे हाँ बिल्कुल, यस, फील फ्री टू शेयर यार, ऑब्वियसली। तो वही पहले हॉबीज पे आए थे वो, उसके बाद फिर उन्होंने मेरे एंड से जस्ट अ सेकंड भाई, पीपल हु अटेंडिंग यू कैन नोट इट डाउन बिकॉज आई मीन उसने प्रेशर के टाइम पे फेस किया था, एंड अभी तो हम लोग सब कंफर्टेबली बैठे हैं तो आवर माइंड्स आर कूल एंड काम सोच सकते हैं, बट अंडर द प्रेशर ऑफ दैट इंटरव्यू बोर्ड, रिस्पॉन्सेस, क्वेश्चंस क्या थे, रिस्पॉन्सेस क्या था, टेक अ नोट ऑफ दैट। हाँ बताना, कंटिन्यू प्लीज। सर पहले तो हॉबीज पे उन्होंने बोला था, अब हॉबीज पे वो आर्म रेसलिंग उनके लिए कुछ नया वर्ड था आई गेस, तो उसके बारे में पूछा, बोलते कि विच कंट्रीज आर गुड इन दिस स्पोर्ट, तो आई टोल्ड देम कजाकिस्तान, जॉर्जिया, दिस मंथ। तो दे वर ओके विद इट। मुझे लगता है उनको ज्यादा पता नहीं था इसके बारे में, तो ज्यादा काउंटर क्वेश्चन नहीं हुए, दैट वाज अ गुड थिंग। तो उसके बाद सर वेटेड कैलिस्थेनिक्स, दे आस्क्ड व्हाट इज वेटेड कैलिस्थेनिक्स, तो मैंने उनको बताया कि बॉडी वेट को ट्रेन करना, यूजिंग बॉडी को ट्रेन करना यूजिंग योर बॉडी वेट, और उसमें वेट्स ऐड करना, देन उसको वेटेड कैलिस्थेनिक्स बोलते हैं। फिर बीच में उन्होंने मेरे से विलेज डिफेंस गार्ड के बारे में भी पूछा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन JNK में। सो आई न्यू सर कि विलेज डिफेंस गार्ड तो है, बॉर्डरिंग एरियाज में है। आई हैड रेड अबाउट इट, कश्मीर के अलोंग जो विलेजेस है वहां पे है, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि पुंछ में भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, बट वो काफी दूर दूर पॉकेट्स हैं, नेवर हर्ड अबाउट दैट। तो उन्होंने मुझसे वहां पूछ लिया इम्प्लीमेंटेशन, तो आई सेड कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट देयर इम्प्लीमेंटेशन, द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेशन इन दोज एरियाज। तो दे सेड ओके ओके। तो विलेज डिफेंस गार्ड पे आए, उसके बाद उन्होंने बोला कि व्हाई यू लेफ्ट सच अ गुड जॉब for this. They were actually, you know what they were doing, they were trying to demean the forces, मतलब कुछ को वो मेरे को बता रहे थे कि वो तो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं, तो why do you want to do that? तो वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि शायद मैं उनके साथ एग्री कर जाऊं, बट आई डिड नॉट, लाइक कि आप इंस्पायर्ड जाना चाहते, तो मैंने बोला सर आई been stayed in, like my college was in Srinagar for 4 years, तो वहाँ पे we used to watch everyone in action, वो सब संभालते हैं वहाँ पे, सारा कंट्रोल उनका है, रोड पे, हाईवे पे, इवन मेरे कॉलेज के बाहर। तो वो बोलने लगे वो तो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। मैं बोला सर नॉट लाइक दैट, वैली QAT ऑल्सो, दैट क्लिक माई माइंड, वैली QAT है कश्मीर में टू काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। सो आई मेंशन दैट। उसके बाद बोलते अच्छा अच्छा ओके। उसके बाद सर मुझे फिर एक लास्ट वाले जो सर थे उनसे मेरा थोड़ा लंबा डिस्कशन हुआ। एक तो कन्फ्लिक्ट पे बहुत लंबा डिस्कशन हुआ कि उन्होंने बोला व्हाट इज कन्फ्लिक्ट, तो मैंने बोल दिया सर व्हेन देयर आर डिफरेंसेस इन ओपिनियंस व्हेन कन्फ्लिक्ट्स अराइज। तो थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हुए वो मेरी डेफिनेशन से, तो उन्होंने मुझे बोला कि व्हेन टू पार्टीज आर एमिंग फॉर then what do you think about this definition? मैंने बोला yes sir that's more accurate, but I think sir मुझे अभी भी लगता है वो थोड़ी ज्यादा strategic definition थी conflict की, it was not a general definition, but I had to agree, मैंने बोल दिया ठीक है सर। और उसके बाद दिस इज द राइट थिंग टू डू। अगर इंटरव्यूअर किसी पॉइंट को तुम्हारे क्रॉस करके ही इज पुटिंग अप हिज व्यू पॉइंट, तो नंबर वन थिंग दैट यू शुड डू इज एक्नॉलेज कि हाँ सर, यू शुड नेवर कम फॉर कि नहीं सर आप तो गलत बोल रहे हो।
agree with him, ठीक है, what can go wrong, but अच्छा किया, fine. यस सर। अब अगर डिसएग्री भी करता तो फिर अच्छे से जस्टिफाई करना पड़ता वो सब। ठीक है सर, बोल दिया उन्होंने तो मैंने कहा ओके सर। तो उसके बाद सर फिर वो कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे पहुंच गई, क्या क्या तरीके होते हैं। तो वहां से फिर एक लंबा डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तो वो बोलते डू यू नो अबाउट आर्बिट्रेशन कोर्ट्स। सो आई सेड सर यस आई एम अवेयर अबाउट इट। सो उन्होंने पूछा कि व्हाट डू यू थिंक इज दैट द राइट वे टू रिजॉल्व अ कंफ्लिक्ट। तो वहां पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया सर। मैंने उनको बोला कि sir, it's a good way, but one of the parties will always be unhappy with the judgment, because this is what happens in courts. कोई थर्ड पर्सन आपको जज कर रहा है तो एक पार्टी थोड़ा डिसअपॉइंटेड होगी। इंस्टेड अगर आप दोनों मिलकर नेगोशिएट कर लो तो दैट वुड बी अ बेटर वे। तो उन्होंने भी इस चीज को बोला मेरे को, यार दैट्स अ गुड पॉइंट। और उसके बाद फिर दे आस्क्ड मोर वेज लाइक कम्युनिटी एंगेजमेंट, P2P इंटरेक्शंस, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के। तो इंटरनेशनल कोर्ट्स सर लेट्स से वैसे। तो सर ऐसे चला। उसके बाद फिर अब मैंने सारे तो मैं उतना मुझे सारे क्वेश्चंस उतना याद नहीं, बट फिर मैं हाँ उन्होंने मेरे को बीच में एक और पूछा था कि व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन। सो आई सेड सर पॉलिटी, मुझे पॉलिटी में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो कुछ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पास हुई थी जिसमें टाइमलाइन लगाई थी गवर्नर और प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने एसेंट देने में बिल में। तो उस टाइम वो चल रहा था। तो उन्होंने बोला व्हाट आर योर व्यूज। तो मैंने बोला सर इट इज स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, ऐसे करके बोला एक प्लस पॉइंट। और उसके बाद मैंने बोला था एट द सेम टाइम इट कैन बी टर्म्ड एज अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच, बिकॉज वो एग्जीक्यूटिव का डोमेन है। तो जुडिशरी थोड़ा ओवररीच भी कर रही है बट स्ट्रेंथन भी कर रही है फेडरलिज्म को, वैसा करके बोल दिया। तो उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने यूएस कोर्ट्स, इंडियन कोर्ट और यूएस प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट पूछा, व्हिच इज वेरी बेसिक आई गेस, जो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं वो बता ही देंगे। तो उसके बाद से लास्ट में आते आते सर ने एक अच्छा सवाल पूछा था। आई थिंक उस सवाल से मेरा इंटरव्यू ज्यादा सही हुआ। उन्होंने मुझे पूछा कि सम से अल्लाह अकबर, सम से हर हर महादेव। तो लास्ट में उन्होंने पूछा whom will you think God listens to। तो ऐसे करके पूछा उन्होंने मुझे फर्स्ट। तो आई गॉट शॉक्ड जब उन्होंने बोला अल्लाह अकबर हर हर महादेव। आई वाज शॉक्ड कि अब क्या पूछने वाले हैं। बोलते whom do you think God will listen to। So I said कि I'm not very religious, actually I'm not, मैं follow नहीं करता हूँ। मैंने बोला कि I'm not very religious, but I believe that God has no interest in our personal affairs। तो मैंने ऐसे बोला और they were very happy। I would like the answer, okay good। And then they said your interview is over। You gave a secular answer, that's why they liked it. Sir, it was more of an atheist answer, sir। Fine, good। Yes sir। So I mean तुम्हारा interview was mainly along expected lines, and कुछ questions ऐसे थे which you know to test your intellect as well। Obviously knowledge तो I don't think ज़्यादा test करते हैं interview में, same was the case with you, but अच्छे curt answers दिए हैं, nice। So you know एक चीज जो मैं सभी से पूछता हूँ हर बार कि जैसे आज के टाइम पे देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। बहुत सारा मटेरियल है, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी, इवन पीआईबी की वेबसाइट्स, देन मैगजीन्स, पीडीएफ। तो इतना सब कुछ फ्लड होने के बाद भी इंटरनेट इज नीडेड फॉर प्रिपरेशन। तो तुमने कैसे यूटिलाइज किया था इंटरनेट को इफेक्टिवली? सर मुझे पेपर 2 में काफी हेल्प किया था चैट जीपीटी। आई गेस आई यूज दैट आर्गुमेंट राइटिंग के लिए। सो पहले इनिशियली जब मैं थोड़ा कंफ्यूज था कैसे बनाने हैं, तो मैं चैट जीपीटी को बोलता था कि मैं आर्गुमेंट एक टॉपिक दे देता था और वो बना देता था। तो आई यूज्ड टू थिंक ऑन द लाइंस कि वो कैसे बना रहा है, कौन से पॉइंट फेवर में रख रहा है, कौन से अगेंस्ट रख रहा है। वैसे अब उस टाइम पेपर में कुछ ऐसा आ गया था, हाउस होल्ड वर्क इज अनपेड लेबर, सो यू कांट गो प्रिपेयर्ड विद सच अ टॉपिक। मतलब आप करंट अफेयर्स का टॉपिक प्रिपेयर कर लोगे, कुछ और प्रिपेयर कर लोगे, बट जनरल टॉपिक्स आएंगे आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। आप कॉमन सेंस से सोचोगे एंड यू विल आंसर इट। तो उसके लिए आई थिंक चैट जीपीटी में मतलब थोड़ा बहुत ना इट हेल्प्स यू नो क्रिटिकल थिंग कि ऐसे ऐसे सोच सकते हैं। तो वो डेवलप करने में उसने हेल्प किया। ओके फाइन। एंड सो मेनली आई मीन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए चैट जीपीटी का यूज किया था एंड नॉट मच इंटरनेट आउट ऑफ दैट, इज दैट राइट? सर इंटरनेट मतलब इवेंचुअली वो मॉक टेस्ट के लिए तो करना ही पड़ता है वो सब। हाँ, आई मीन नॉट जस्ट इंटरनेट कनेक्शन, बट जैसे ये सारी चीजें होती हैं, आई मीन सोशल मीडिया वेबसाइट्स वगैरह,
तो उनका ज्यादा आई डोंट थिंक यू सर वेंट इनटू दैट। सर एक्चुअली मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल बंद कर दिया था एक साल। मैंने सोच लिया था कि अब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं यूज नहीं करूंगा। वैसे मैं इंस्टाग्राम बहुत यूज करता था उससे पहले, बट मैंने जब स्टार्ट की प्रिपरेशन मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। सो Until दैट इज द मैंने आंसर टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्ट्रैक्शंस को कैसे मैनेज किया। सो यू जस्ट कोल्ड टर्की क्विट कर दिया था कि यूज ही नहीं करना है, हाँ राइट? सर, if you have given your words you have to commit to them। अगर आप कमिट नहीं करेंगे then it will create a sense of frustration in you कि यार आपने बोल दिया खुद को and then you are not doing it। so वो सही चीज नहीं है। अगर आपने अपने आप को कमिटमेंट दिया है, you want to do it, then you have to do it no matter what। ओके फाइन। सो जैसे आयन तुमने पहले सीडीएस पे अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं एंड यू अपीयर्ड फॉर सीएपीएफ, सो मल्टीपल एग्जाम्स को कैसे मैनेज कर रहे थे या बस सीएपीएफ के लिए ही तैयारी कर रहे थे इस अटेम्प्ट में? सर इस अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर किया, और उससे पहले सीडीएस के लिए तो सर आई टोल्ड यू वो प्रिपरेशन ज्यादा किया नहीं था मैंने, बिकॉज मैथ्स अच्छा था, उसमें ही 60-65 आ जाते थे, इंग्लिश में 50-60 आ गए, और जीके में आप बेरली यूज टू क्रॉस द कट ऑफ 20 मार्क्स प्लस वो साइंस की वजह से, तो हो जाता था। ओके फाइन। इसके लिए रिटर्न के लिए आई हैड टू प्रिपेयर बिकॉज आई न्यू सीएपीएफ वाज रिटन पार्ट इज जीके मोर है वहां पे, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जीके जीएस। फाइन। तो इन केस अगर सीएपीएफ में नहीं होता देन व्हाट वाज योर बैकअप? सर आई हैड अ ग्रेजुएशन डिग्री कंप्यूटर साइंस में, फिर से कोडिंग करनी पड़ती मैं भी, फिर से जाना पड़ा। Okay, so your first option was your backup, then it became your main option, then again वही backup, ठीक है, running in सर circles, right? वो तो हमेशा से था ही सर। Fine, fine. And इसके लिए क्या तुमने कोई कोचिंग स्पेसिफिक ज्वाइन की थी या ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ, या फिर जैसे तुमने तो बताया कि ठीक है एक तुमने मेंबरशिप थी उसी से काम चला है, बट कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी क्या? सर ऑफलाइन कोचिंग नहीं ज्वाइन की मैंने सर, बस मॉक टेस्ट मैंने लिए थे 4-5 अलग अलग, उसके अलावा तो सारा खुद ही पढ़ा था। बाकी मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक के भी, और उनके जो पेपर्स के लिए पेपर 1 के लिए थे वो लिए थे, पेपर 2 के लिए तो कुछ नहीं लिया, खुद ही किया सारा। और इंटरव्यूज के लिए मॉक इंटरव्यूज वो सब, वो अलग Okay, अलग fine. कुछ नहीं लिए। अच्छा, वन थिंग आई वुड लाइक यू टू एलैबोरेट ऑन इज कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे लेट अस से यू जस्ट रिलाइंग ऑन सेल्फ स्टडी, यू नॉट जॉइनिंग एनी ऑफलाइन कोचिंग, तुम कोई मेजर कोर्स परचेज नहीं कर रहे हो, सो लॉट ऑफ पीपल थिंक कि सेल्फ स्टडी से तो नहीं हो पाएगा, कोई तो कोचिंग करनी पड़ेगी। व्हाट आई थिंक इज कि इफ यू हैव चोजन योर सोर्सेज वेल, इवन समवन हु हैज जॉइंड अ कोचिंग उसको भी सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ती है। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? सर डेफिनेटली यू आर राइट, एब्सोल्युटली सर। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप अब यू हैव द राइट सोर्सेज, आपने पूरा एनालाइज किया है, यू नो कि यहाँ से पॉलिटी पढ़नी है, यहाँ से हिस्ट्री पढ़नी है, एंड यू स्टिक टू इट, तो डेफिनेटली यू डोंट नीड कोचिंग, आप खुद भी कर सकते हो। और जो कोचिंग जाते हैं उनको भी तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है 100%। एग्जैक्टली, आई मीन ऐसा नहीं कोई पढ़ा देता तो उससे आपको याद नहीं हो जाएगा, आपको सोर्सेस के साथ बैठ के स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। तो दैट कम्स बैक टू वही सेल्फ स्टडी वाला पॉइंट हो जाता है। एंड तुमने जैसे अपने आई मीन योर प्रिपरेशन जर्नी वाज नॉट दैट लॉन्ग, बट ऑल अलोंग तुमने कुछ लेसन सीखे होंगे विच तुम्हें लगता होगा कि पहले किसी काम को कर रहे हैं तो अभी एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो व्हाट वर दोस लेसन्स व्हिच मेड द जर्नी इजियर फॉर यू? सर आई थिंक पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी पेशेंट। और ये एग्जाम्स भी ऐसे हैं, सीएपीएफ सीडीएस ऑल ऑफ देम, यू हैव टू बी पेशेंट, आपको रखना पड़ेगा पेशेंस, एंड नहीं रखोगे तो सीख जाओगे, ऐसा है। एग्जैक्टली, यू विल लर्न द हार्डर वे। सो पॉइंट इज कि देखो साल में एक बार एग्जाम आना है या 2 बार आना है, एंड इफ यू आर नॉट पेशेंट तो करोगे क्या कि देयर इज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन योर जर्नी। इन्फ्लेक्शन पॉइंट बेसिकली जहाँ पे स्लोप ग्राफ का कर्व चेंज होता है। अभी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो बट यू आर नॉट सीइंग रिजल्ट्स एंड इट जस्ट अबाउट दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट। एंड कई लोग क्या करते हैं वहां पे वो गिव अप कर देते हैं। नंबर 1, या तो वो कॉम्पिटिशन से ही ऑल टुगेदर क्विट कर देंगे कि चलो कॉम्पिटिशन तो नहीं हो रहा, कुछ हम और देखते हैं, या फिर नंबर 2 व्हाट दे विल डू इज दे विल स्विच टू सम अदर एग्जाम। अब जो भी तुमने तैयारी की थी दैट गेट्स लॉस्ट व्हेन यू स्विच योर एग्जाम्स। तो जैसा आयन कह रहा है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। यू नेवर नो व्हेन योर ग्राफ इज गोइंग टू चेंज, कब तुम लो ट्रेजेक्टरी से हाई ट्रेजेक्टरी में चले जाओगे।
तो उसके लिए जरूरी है कि तुम लगे रहो, यू स्टे इन दैट रेस, कीप वर्किंग हार्ड, एंड ऑब्वियसली अगर स्ट्रेटजी ठीक है, यू हैव द राइट गाइडेंस, तो सक्सेस मिल जाती है। एंड सो फैमिली का थोड़ा सा आई थिंक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पीयर्स का प्रेशर होता है, तुम तो आईटी में थे, सो योर बैचमेट्स वुड स्टिल बी देयर, एंड जब तुम कुछ नहीं बस बैठ के तैयारी कर रहे थे, दे वुड बी ट्रैवलिंग अराउंड वर्ल्ड, कुछ और काम कर रहे होंगे। सो इसको तुमने कैसे मैनेज किया, बोथ फैमिली एक्सपेक्टेशंस एज वेल एज पीयर प्रेशर? सर फैमिली एक्सपेक्टेशंस हमेशा से थी, वो मुझे बोलते थे। इवन माय ग्रैंडफादर ही यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे, ही इज नो मोर नाउ, बट व्हेन ही वाज, तो वो मुझे कॉल करके बोलते रहते थे, यू हैव टू डू समथिंग गुड, डू समथिंग गुड। एंड वो तो था हमेशा दिमाग में कि अब करना ही है, देखते हैं क्या होगा। और बाकी सर फ्रेंड्स का मैंने वो डिस्ट्रैक्शन हटा दी ना सर, उनकी स्टोरीज नहीं खोलोगे तो आपको कैसे पता पता नहीं चलेगा, इसीलिए बहुत जरूरी है। बिकॉज होता क्या है कि इफ पीपल, इफ यू आई मीन whoever is preparing and using social media, he will keep on looking these success stories, he will keep on looking after those people who have got selected, who are preparing with him, and अभी सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हुआ, डिमोटिवेशन होता है कई बार। एंड कई लोग ऐसे भी जस्टिफाई करते हैं कि इफ यू आर फीलिंग लो एंड डिमोटिवेटेड, तो तुम देखोगे भाई हाँ एम्बेसडर कार से कोई उतर रहा है, 4 गनमैन खड़े हैं उसके साथ, तो बहुत एकदम छाती चौड़ी हो जाएगी तुम्हारी। बट ऑल ऑफ दिस दिस डजंट वर्क इन द लॉन्ग रन, एंड एग्जाम तो लॉन्ग रन का ही गेम है। तो आई थिंक आयान, मैंने भी यही किया था एग्जैक्टली, आई पैक्ड अवे माई कंप्यूटर, क्योंकि मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद था, एंड दैट टू मैं कॉलेज के क्लैन के साथ ही खेलता था। तो मैंने अपना कंप्यूटर भी पैक करके रख दिया था, एंड आई जस्ट क्विट ऑल दिस सोशल मीडिया फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, एंड हो गया था फिर। सर मैंने इवन व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया सर, फॉर 1 ईयर आई डिडंट यूज। नाइस। हाँ एग्जैक्टली, आई मीन जितना कम यूज करो सोशल मीडिया का, जितना कम इन सबसे कनेक्टेड हो, उतना अच्छा होता है सर। और And- लोगों को लगता है कि आप कट ऑफ कर दोगे तो आप आइसोलेट हो जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे। सो फाइंड सम न्यू हॉबीज, यू कैन गो टू जिम और यू कैन स्टार्ट रनिंग। आई थिंक बहुत लोग बोलते हैं दैट्स द बेस्ट मेडिटेशन, एंड फ्यूचर में भी वो आपको हेल्प भी करेगी। Exactly. I mean, you just need a way to stay connected with like-minded people. जरूरी नहीं है कि वो Yes. digitally या online ही हो। You can do it कोई local, जैसे जिम जा सकते हो, अच्छा बताया इसने। Some local club might be there, कोई लाइब्रेरी है, वहां पे दोस्त बना सकते हो। There are a lot of ways to do it. Right. So, well said. And motivation कैसे तुमने रखा पूरे साल भर, जितने टाइम तुमने तैयार प्रिपरेशन की है? सर मोटिवेशन तो मुझे लगता है वो आती है जाती है, बट इम्पोर्टेंट वही है इवेंचुअली कि आप रोज उठ के सेम चीज करो। वो फिर डिसिप्लिन मैटर करता है और कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन से ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बट हाँ आई यूज्ड टू वॉच सर ट्रेनिंग एकेडमी की वीडियोस ये सब, तो थोड़ा बहुत अपने आप को हाइप करने के लिए बीच में। बट आई थिंक वो भी ज्यादा देर वर्क करता नहीं है। अगर आप रोज पढ़ नहीं रहे हो, रोज अपने आप से कमिटेड नहीं हो, तो फिर उससे भी क्या ही होगा। एग्जैक्टली, आई मीन प्रिपरेशन इज बोरिंग, मुझे तो कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता नहीं प्रिपरेशन में। जिस एज में तुम्हें दुनिया घूमनी चाहिए, गर्लफ्रेंड्स बनानी चाहिए, फॉरेन टूर्स करनी चाहिए, उस एज में सब लोग तैयारी कर रहे हैं, एंड लड़कियों को बॉयफ्रेंड्स बनानी चाहिए, ठीक है। और उस एज में तुम घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, एंड यू आर गेटिंग नो वेयर विद इट, बिकॉज लड्डू तो सिलेक्शन के बाद ही मिलता है, तो वो लड्डू सबको खाने को तो नहीं मिलता है लाइफ में। और उस एज में तुम कमरे में बैठे हुए हो, तो इट्स नॉट मोटिवेटिंग, इट्स नॉट वेरी इंटरेस्टिंग टू डू इट। बट हाउ यू गेट आउट ऑफ दिस बोर्डम इज, जैसे आयान बोला, डिसिप्लिन से आते हो बाहर। आई मीन इवन इफ इट इज बोरिंग, यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ टू गो थ्रू दैट पोर्शन जो तुमने डिसाइड किया है कि पढ़ना है। गुड, वेल सेड, वेरी वेल सेड। थैंक यू। तो ये बताना कि अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, what main pitfalls should one avoid while preparing? Sir, I think we should avoid distractions first all. Distractions से दूर रहना चाहिए। उसके बाद you have to stay consistent. All those things, मतलब आपको जो भी चीज आपको लग रहा है कि आपके गोल से दूर ले जा रही है, just don't do it. अभी for some part of your time, कितना ही अगर 6-7 महीने बचे हैं एग्जाम के लिए, उसमें आप you can stick to one thing, उसके बाद आप कर लेना। So what I did कि मुझे पता था मैं ये 6-7 महीने इसी में दूंगा। उसके बाद द फर्स्ट थिंग जब रिटर्न हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट आई वेंट अवे, मतलब मैं घूमने चला गया था।
क्योंकि मैंने दिए वो 6-7 महीने कमरे में बैठ के, तो आपको कुछ तो करना है, तो वैसा सोच के यू कैन प्रिपेयर कि जब आई रिवॉर्ड माई सेल्फ फॉर व्हाट आई हैव डन। वो 6-7 महीने जो अपने कमरे में आइसोलेशन में निकालते हैं, तो अब उस टाइम में डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना वही इंपॉर्टेंट है, और कंसिस्टेंट रहना। नाइस। तो कोई ऐसा एडवाइस तुम उनको देना चाहोगे जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बट दे हैव नॉट येट अचीव्ड सक्सेस, उन लोगों के लिए? Sir, my advice would be that keep working hard, keep working smart, and make a daily schedule and stick to it. Make new hobbies. In this time में ना you can make new hobbies as well. जैसे for me, I started playing chess also, and I really got into it. तो वो सब चीजें you can do अपने आप को, जब आपका पढ़ने का मन नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हो, तो you can do that. कुछ भी, running, gym, chess, whatever, badminton, anything. So, but stay focused. In the back of the mind, you should know that what your goal is, and you have to achieve that. फाइन। ऑल्दो तुम मिशन सीपीएफ से तो कनेक्टेड नहीं थे पहले, बट एंड बहुत छोटा सा ही है मेरा पूरा इनिशिएटिव, सो कोई हेल्प तुम्हें कभी इससे मिली हो कभी भी? सर वो इनिशिएटिव क्या था सर, मैंने एक्चुअली सुना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे मेरा मिशन सीपीएफ का इनिशिएटिव है, तो इट इज अ वेरी स्मॉल वन, मतलब काफी कम लोग रहते हैं एंड रिलेटिवली अननोन है, तो तुम्हें से कभी कोई हेल्प मिली थी? बिकॉज आई थिंक तुम तो अलग ही उस पर प्रिपेयर करे, तो आई डोंट थिंक यू वर कनेक्टेड, है ना? Yes sir, I was not actually. हाँ, सिलेक्शन के बाद ही केम इनटू माय कांटेक्ट एंड तब से अपनी Yes, बात हो गई थी। तो yes sir. ऑल द बेस्ट एंड आई विश कि जितना जल्दी ज्वाइनिंग आए। इट वाज एक्सपेक्टेड टू कम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बट अभी तो नहीं आई हुई है, तो लेट अस Yes sir. होप कि नेक्स्ट ईयर आ जाए जल्दी से। एंड Thank you so much. नाउ लेट अस इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम दोस हु आर अटेंडिंग। जो भी पूछना है लोगों को, यू कैन फील फ्री टू आस्क एंड आई एम विल एड्रेस दोस। यस, दीपक तुम पूछना। हाँ सर, आवाज आ रही? यस, Yes, यू जी. आर ऑडिबल दीपक, बताना। ओके सर, आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, Deepak. एंड सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मतलब मैंने सर इस साल भी एग्जाम दिया था, आई कुडंट मेक इट इन सीएपीएफ। Sorry, कुछ sorry. मेरे पास सब्जेक्ट। आवाज आ रही है? तुम्हारी वॉइस दीपक वॉइस ब्रेक हो रही है। एक मिनट सर, मैं अभी आ रही है आवाज? हाँ, बताना। सर मैंने भी इस साल एग्जाम दिया था, पर मेरे कुछ सब्जेक्ट वीक रह गए थे और मतलब थोड़ा सा मेरा डायरेक्शन गलत था इस साल, तो मैं नहीं मतलब कर पाया का एक एग्जाम। तो अभी मैं सर के साथ जुड़ा हूँ और मैं मतलब पढ़ रहा हूँ, मैं सही जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो लास्ट के 2 से 3 मंथ होते हैं बिफोर द एग्जाम, उस टाइम पे आपका मतलब क्या रूटीन था, कैसे आप रिवीजन करते थे, कैसे टेस्ट वगैरह करते थे, मतलब हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम? उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा होता है। यार अब एक तो न्यूज़पेपर रीडिंग मेरा था कि मैं सुबह रोज पढ़ता था, और जो भी एडिटोरियल्स में से या कोई ऐसे भी इंपॉर्टेंट न्यूज दिख जाती थी तो मैं नोट कर लेता था। जैसे आई रिमेम्बर कि एक वो पिगमेंटेड टाइगर का कुछ क्वेश्चन आया था और उसका आंसर था सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा, तो वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से मेरे को पता चल गया था। तो वैसे भी मैंने नोट करके रखी थी, और फिर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं रिविजन करता था। मैंने डिसाइड किया था यार 2-3 सब्जेक्ट ये हैं, इनको रिवाइज करना है, तो रिविजन्स कर लिए। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत मॉक दे देता था सुबह के टाइम में, फिर पेपर 1 के लिए। उसके बाद शाम को मैं पेपर 2 स्टार्ट करता था। शाम के लिए पेपर 2 में जो भी ऐसे लिखना है, आर्ग्यूमेंट लिखना है, वो सब कर लेता था। और ग्रामर और प्रिसाइज मैंने ऑनेस्टली प्रैक्टिस नहीं किया, वो ऐसे ही कर दिया था। तो बाकी ऐसे के लिए और आर्ग्यूमेंट के लिए शाम को आई यूज्ड टू राइट लास्ट के 2 महीने में। ओके। और आप मतलब रिवीजन कैसे करते थे? जैसे कि आखिरी में तो 8 से 10 सब्जेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी, साइंस भी है, तो आपका रिवीजन का पैटर्न कैसा रहता है? यार मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। मतलब एक तो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, फर्स्ट रिवीजन मैंने खुद की, उसके बाद सेकंड रिवीजन में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, फिर मैं उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करता था। और अगर मुझे उससे कुछ याद आता था तो मैं एक बार खोल के देख लेता था कि अपने नोट्स में हाँ यहाँ पे क्या था। वैसे करके शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप बना सकते हो, आपके पास टाइम है, तो पहले बना लो। लास्ट के 2 महीने में तो फिर भी मुश्किल होता है, बट इनिशियली अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप बना सकते हो। 3-4 महीने बचे हैं एग्जाम को, तो बना लो, वो हेल्प करते हैं काफी।
And how did you use PYQ of UPSC with your preparation? ये PYQ अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने आपके प्रीवियस ईयर 10 साल के क्वेश्चन है ना, उनको आप अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट आपको पैटर्न थोड़ा बहुत समझ आएगा। वो आप थोड़ा बहुत डिफरेंस आ ही जाता है। आप 2023 के बाद 24 देखोगे डिफरेंस था, फिर 25 में और डिफरेंस था, वो तो आता रहेगा, बट आप यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब जितना आपको आता है एटलीस्ट उतना गलत ना होना, उसके लिए यू हैव टू बी एक्यूरेट। बाकी जिसको जितना मतलब कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, वो तो मैक्सिमम नहीं कर पाते होंगे। तो Okay, thank you. थैंक यू। बेसिकली आयन, मैं क्या सजेस्ट करता हूँ इनको कि तुम लोग 10 इयर्स के CAPF लगाओ, एंड व्हेन यू हैव एक्सट्रैक्टेड ऑल द वैल्यू फ्रॉम देम, तब तुम लोग CAC के भी 10 इयर्स के लगाओ। बिकॉज एक फैक्ट ये है कि इवन नाउ जो लोग मोस्टली सिलेक्ट हो रहे हैं, दे आर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यस सर। एंड उनसे इफ यू हैव टू कॉम्पीट विद देम, तुम्हारा प्रिपरेशन एटलीस्ट सिविल सर्विसेज प्री लेवल तक का तुम्हें करना पड़ता है। तो अ लॉट ऑफ पीपल वो ऐसा करते हैं कि CAPF के 10 इयर्स लगा लिए एंड देन दे डोंट नो कि अब आगे क्या करें। सो माय एडवाइस इज कि ठीक है, CAC के 10 इयर्स लगा लो ऑफ Yes, sir. पेपर 1। राइट तो सर, राइट। ये चीज होती है। एंड आदित्य, तुम पूछना। सर पहला क्वेश्चन सर रिवीजन के लिए था, वो दीपक जी ने पूछ लिया। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अदर देन PYQ सर, जो आपने मॉक टेस्ट दिए वो सर दे वर फॉर रिवीजन और जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस? आई मीन सर, जब आप रिवीजन करते थे इट वाज सिंपली प्लेन रीडिंग्स, और पहले मॉक दो देन रिवाइज, फिर मॉक देन रिवाइज। सो यार मॉक्स ऐसा नहीं सोचना कि पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर मॉक्स देते हैं। मॉक्स साथ साथ देते रहना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने पढ़ा नहीं है तो नहीं आता है, आप पढ़ लोगे तो उसके बाद अटेम्प्ट कर लोगे, राइट। तो मॉक्स देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो थोड़ा टेम्परामेंट बनाते हैं आपका पेपर में, कैसे बैठना है, कैसे देना है, कितने टाइम में आप बैठ के दे रहे हो, वो सब। तो मैं तो रिवीजन करता था, रिवीजन के साथ साथ मॉक भी देता था। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कर रहा हूँ, पहले रिवीजन या फिर मॉक, तो दोनों साथ साथ चलता था। ओके सर। सर वन मोर क्वेश्चन है कि सर अभी सर ने जो टर्म्स बताए हम उसी पे फॉलो कर रहे हैं सारी चीजें। तो सर दिसंबर में मेरे 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे सर। अब तीनों सब्जेक्ट्स को टच में कैसे लेके चलना है आगे? आई मीन फ्रॉम जैन से मार्च तक या फिर अप्रैल तक, उसके बाद में तो फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो देन यहाँ पे आई थिंक व्हाट आई डिड वाज कि वो शॉर्ट नोट्स ने हेल्प किया, क्योंकि आप फिर से अपने बड़े बड़े नोट्स खोलोगे बल्कि तो मुश्किल हो जाता है रिवाइज करना। बट शॉर्ट नोट से आप ऊपर ऊपर से देख लोगे तो आपको चीजें क्लिक भी हो जाती हैं। आपने कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे ना, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ नोट्स में ऐसा ऐसा मेंशन था, पूरा वो जो आपने लिखा था। तो वो हेल्प करते हैं। अगर बना सकते हो, अभी टाइम है, वैसे बना सकते हो तो बना लो, वो हेल्प करेंगे। थैंक यू सर। बेसिकली Thank you. व्हाट आई थिंक, आयन, कई लोगों को एक थोड़ा सा एक माइंड में बस एक फैक्टर होता है कि हमें सब कुछ हर टाइम पे एक साथ ही याद आ जाए। इट नेवर हैपेंस लाइक दैट। I Right, mean, sir. you are never 100% sure of what you know exactly. What it happens and how it happens is कि तुम एग्जाम में जाते हो, you have studied things, तुम वहां पे ऑप्शंस देख के, क्वेश्चन देख के, you work your way around the question and तुम्हें आंसर मिल जाता है। Yes, This is what happens. I mean, no one is going to remember all the articles in the constitution on their fingertips. It so happens कि तुम देखते हो, ऑप्शंस देखते हो, you figure out the right option because it is 1 out of 4 options. तो ये स्किल नहीं डेवलप करनी कि तुम्हें हर चीज याद है एग्जैक्टली। तुम्हें डेवलप ये करना है कि गिवन अ स्टेटमेंट, गिवन अ क्वेश्चन, यू हैव द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन। तो वो इट इज स्टोर्ड इन योर ब्रेन। तुम्हें ऐसे नहीं है सोचना है कि अरे 3 सब्जेक्ट हो गए, हम तीनों को मैं कैसे याद रखूंगा। वो तुम्हें याद रहेगा, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो याद आ जाता है। yes. आई मीन दिस इज व्हाट आई थिंक हैपेंस, बट समवन मे डिफर विद इट। तो इतना टेंशन नहीं लेना कि तीनों सब्जेक्ट कैसे याद रखूंगा एक साथ, याद आ जाता है। वो वहां पे ऑब्जेक्टिव में यू हैव टू रिकॉल, आप यू डोंट हैव टू हाँ रिमेंबर। एग्जैक्टली। वो पूरा आई मीन आयन विल एग्री विद मी ऑन दिस। आई थिंक कि इट्स लाइक अ मोर लाइक अ माइंड मसल कनेक्शन होता है। मसल मेमोरी तुम्हारी डेवलप होती है मल्टीपल रिवीजन से, एंड योर माइंड गेट्स बेटर व्हेन तुम एक चीज को बार बार देख रहे हो। वो रिकॉल वाली कैपेसिटी ज्यादा बढ़ती है उससे, राइट राइट। एंड और कोई कुछ पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? somebody has texted, I guess. Oh, let me see. दीपक Prash. पूछना है।
सर आप मतलब मॉक के लिए क्या करते थे? सॉरी दीपक, मतलब मॉक टेस्ट आप कैसे लगाते थे और किसके लगाते थे, अगर आप बता पाओ तो? मॉक मॉक टेस्ट फॉर सीएपीएफ। यार मैं टेक्स्ट बुक से मैंने किए थे और प्रीवियस ईयर किए थे, तो टेक्स्ट बुक से ही किए मोस्टली मैंने। बट ये है कि आप कहीं से भी करो जहाँ से आपको पता चलता है कि हाँ इनके अच्छे हैं। मैंने बस प्रीवियस ईयर वहां से निकालने थे, तो मैंने फिर उसके बाकी मॉक भी दे दिए। बट अगर आपको कहीं और बेटर मिलते हैं, आपको पता चलता है कि कहीं और बेटर भी हैं मॉक्स उस स्टैंडर्ड के, तो दे दो वो भी। जितने दोगे उतना अच्छा ही है। ओके, प्रशीक ने पूछा है कि सर बिफोर फुल फ्लेज्ड CAPF प्रिपरेशन वर यू कमिटेड टू CSE और CDS? Hi Prashik, actually during my college time I was committed to CDS, but I told you कि वो SSP screened out हो गया, तो फिर उसके बाद I went to the job के टाइम पे I didn't prepare for any exam। फिर वापस आके I knew about CAPF पहले से, but I knew कि उसके लिए GS preparation you need good। It's not like कि आप मैथ्स और साइंस में अच्छे और इंग्लिश ठीक है तो आप CDS की तरह क्लियर कर सकते हो। तो GS का पार्ट वहाँ पे अच्छा होता है। तो फिर मुझे पता था कि इसके लिए तो GS अलग से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, तो जॉब छोड़ के आई प्रिपेयर GS अलग से अच्छे से 7-8 महीने। फाइन। राशि पूछना। जैन सर। सर जैन, मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग बेस्ट वे क्या है? सॉरी, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बेस्ट वे क्या है? लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग फॉर एग्जाम। पेपर टू। पेपर 2 के लिए यार वही है कि आप ऐसे में तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अगर आप लिख भी नहीं रहे हो, बैठे बैठे भी आप सोच सकते हो। आप कोई टॉपिक सोचो, फिर आप सोचो हाँ इसका इंट्रो मैं ऐसे बना सकती हूँ, उसके बाद उसमें पॉइंट्स बॉडी में क्या क्या जनरेट करने हैं। बट यूजुअली मैं ये करता था कि मैं उनको डिवाइड कर देता था, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, ऐसे करके। तो अब हर टॉपिक को तो नहीं कर सकते, बट जितनों को कर सकते हो और वैसे मैक्सिमम को कर सकते हो जो वहां पे आते हैं। तो उसके बाद आर्ग्यूमेंट राइटिंग के लिए यू कैन ब्रेनस्टॉर्म वेरी वेल। आप दिमाग में कोई टॉपिक, अब तो टॉपिक उठा लो और सोचो उस बारे में कि इसके लिए क्या पॉइंट्स फॉर में हो सकते हैं, क्या अगेंस्ट हो सकते हैं। और उससे पीछे अगर आप सोच नहीं पा रहे हो तो यू डोंट हैव टू पैनिक, क्योंकि इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा वो बिल्डअप होने में। बट आप यूज हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और समथिंग, आजकल आप कर सकते हो इजीली। आप चैट जीपीटी को बोल दो एक टॉपिक और बोलो इसके लिए फॉर और अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स लिखो, और वो बहुत ज्यादा लिख देता है। 5-6 की जगह वो 20 लिख देगा। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप सोच पाओगे फिर चीजों के बारे में, तो दैट हेल्प्स। सर पार्टिकुलर टॉपिक पे स्टैटिकल डेटा डालना मतलब कैसे इजी होगा या डालना आई थिंक मोर ये बेटर? आप उसकी बात कर रहे हो शायद, उसमें जो रिपोर्ट राइटिंग आता है, राइट? यस यस, एग्जैक्टली रिपोर्टिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए तो यार फिर वो है कि आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। एक्चुअली अगर आपके पास डाटा है तो लिख दो, नहीं है तो यार आप जो भी टॉपिक है उसके बारे में कुछ लिख दो, और क्या ही कर सकते हैं। क्योंकि अब हर एक को डाटा तो याद रहेगा नहीं, बट कोशिश करो अगर आपको याद है, अगर कुछ क्लिक हो रहा है, आपने पढ़ा है, तो लिख दो डेफिनेटली। वो तो प्लस पॉइंट ही है। मींस इम्पोर्टेंट नहीं होता है चीज? हाँ, सर इम्पोर्टेंट नहीं होता है चीज? नहीं इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेटली। रिपोर्ट राइटिंग में तो डेटा लिखना इंपॉर्टेंट होता है। अब नहीं है तो मैंने तो एक में नहीं लिखा था, तो मिल गए, लेकिन ठीक है। ऑब्वियसली हर चीज 100% अच्छा नहीं कर पाओगे, और एग्जाम इज नॉट अबाउट सिलेक्शन, इज नॉट अबाउट एक्सीलेंस। क्योंकि आई मीन अगर एक एवरेज गाय का स्कोर देखोगे हु इज गेटिंग सिलेक्टेड, इट इज नियरली लेस देन इवन 50%. It is exam is just about number one being a serious aspirant and number two being better than the average serious aspirant. अगर इतना हो तो हो जाएगा, because no one is scoring 90%, 100%. किसी के आते ही नहीं। हाँ, किसी के नहीं आते इतना। 100% सर। तो that is it, and I think प्रवीण पूछ रहा है, सर I came to know CAPF about a month, sir. Currently I finished my MSc Agriculture in Tamil Nadu. How can I start preparing for the exam? I mean, agar someone is just starting with the exam, how should he approach it? So I have to answer this.
Yes, obviously you are the guest speaker. मैं तो बस Okay, support okay, कर रहा हूँ तुम्हें. okay, sir. Sir, so hi Padma, sorry, hi Praveen. So you can let me think. So he's just started. So right now you should first go through the syllabus, through whatever comes in paper 1 and paper 2, and get familiar with the syllabus. जो भी आप आगे पढ़ने वाले हो, पहले 4-5 दिन भी आप देख रहे हो अच्छे से syllabus, just go through it. उसके बाद then you start with the subjects. अगर I would suggest कि पहले मे बी सिद्धार्थ सर would suggest better इस चीज में, बट आई थिंक पॉलिटी और इकोनॉमी से स्टार्ट करना ठीक इसलिए लगता है मुझे क्योंकि उनका करंट अफेयर्स भी आता है, तो देन यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एज वेल. तो वहां से स्टार्ट करो, फिर ज्योग्राफी भी, बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करो, हिस्ट्री. तो ऐसे यू कैन अप्रोच इट. बाकी आई थिंक ही इज कनेक्टेड विद मी ऑन सोशल मीडिया, सो आई विल एक्सप्लेन हिम प्रॉपर्ली वहां पे भी. Fine, बिल्कुल. How I advise people to start with preparation is कि number one basic habit is reading newspaper daily without exception. तो initially बहुत ज़्यादा time लगता है, takes a long time to finish newspaper. When you have just started it, 2.5 hours भी लग जाते हैं, but stick with it because later on when you become efficient with it, within 40 minutes हो जाता है आराम से, 30 to 40 minutes ही लगता है later on. So number one, you study newspaper on a daily basis, and number two, polity, economy and geography, because जैसा आयान ने बोला कि these three subjects, polity and economy and geography, अगर तुमने इनको पढ़ लिया, if you have gone through them, you'll be better able to relate the current developments जो current affairs में चल रहा है. And as a matter of fact, होता क्या है कि अगर तुमने 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए, you can start basic essay writing as well. Basic essay writing क्या है? What is the role of governor in Indian polity? तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, जुडिशियल ओवररीच का हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम में करप्शन का हो गया, ये सारे टॉपिक्स यू आर एबल टू अटेम्प्ट, व्हिच इज वेरी बेसिक लेवल ऑफ एसे राइटिंग. इतना स्टार्ट कर सकते हो इफ यू हैव फिनिश्ड दीस सब्जेक्ट्स. तो यस, दैट इज हाउ यू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन आई गेस. एंड कोई और कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज भाई. सर करंट अफेयर के लिए क्या करते थे, मतलब रीजन पढ़ते थे कि कोई और मैगजीन क्या? How did you prepare current affairs? Current affairs की तैयारी कैसे की? ये सर करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, और लास्ट में आते आते मैंने थोड़ा मैगजीन्स भी देखी थी, बट आई थिंक न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हो डेली, आप थोड़ा बहुत हाईलाइट कर रहे हो चीजों को, तो वो काफी होता है. बट उसके बाद अब आप नोट नहीं कर रहे हो तो फिर एंड में यस मैगजीन की जरूरत पड़ती है. बट अगर आप नोट कर रहे हो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स ये सब, तो फिर ठीक है, वहां से भी कर सकते हो आप. न्यूज़पेपर तो आई थिंक नॉन नेगोशिएबल है, इतने बेनिफिट्स हैं. आई मीन नंबर 1 करंट अफेयर्स इंप्रूव हो रहा है, नंबर 2 वोकैबुलरी इंप्रूव हो रहा है, नंबर 3 ओवरऑल इंग्लिश भी इंप्रूव हो रहा है. तो 100% इट इज वेरी बेनिफिशियल, बहुत अच्छी चीज होती है. एंड आई विल जस्ट आई तुम्हारे लिए यार एक क्वेश्चन है, वहां पूंछ में ठंड वंड नहीं पड़ रही है? टी शर्ट में बैठे हुए हो सर. अब क्या ठंड लगती नहीं है सर. अच्छा ठीक है, ठंड तो है सर, बाहर है, मतलब अंदर कम है. अंदर कम है, एंड तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है. नाइस. ठीक है. आई वाज थिंकिंग फॉर इट अबाउट इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि कब पूछूं, तो आई थॉट ठीक है अभी पूछ लेता हूं. एंड किसी और को भाई कुछ पूछना है तो प्लीज यार. सर हिस्ट्री अगर फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो कितना कितना फोकस करना चाहिए उस पे, बिकॉज वो जितनी बार पढ़ो उतनी बार वो फिर भूल ही जाते हैं. यार हिस्ट्री को आप पढ़ो, जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करने का जो तरीका बताया सर ने भी वैसे. उसके बाद फिर जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि हिस्ट्री भूल जाती है. आप टाइमली रिवाइज नहीं करोगे ना, तो हिस्ट्री को फिर आप बाद में लेट पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप नए सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हो. तो उसको उनके क्वेश्चन भी नहीं फंसते, ये सब की दिक्कत है. सो क्या क्या सॉरी उससे नहीं फंसते क्वेश्चंस. राशि सेइंग कि उसे क्वेश्चन नहीं आते. हाँ, एंशिएंट मेडिवल के या फिर मॉडर्न के भी. और डाउन हो जाता है फिर. सॉरी राशि. शी इज सेइंग कि हिस्ट्री पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, देन वो मोरल और खराब हो जाता है कि हिस्ट्री पढ़ के भी अगर क्वेश्चन भी नहीं आया. ये काइंड ऑफ मैंने भी एंशिएंट मेडिवल के उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, बट मॉडर्न के किए थे. तो पढ़ना तो है यार, ऐसा छोड़ बिल्कुल नहीं सकते आप सब्जेक्ट को. क्या पता अब हमारे टाइम क्या हो गया था, इकोनॉमिक के 15 क्वेश्चन आ गए थे. मैं सोच रहा था इकोनॉमी से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे,
तो पता नहीं है ना अगले में क्या पता हिस्ट्री से 15 आ जाएंगे, तो यू कांट रिस्क, राइट। आप स्टेक पे रख के एक सब्जेक्ट के लिए फिर पेपर पूरा रिस्क हो जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही, आप उसको एक स्ट्रैटेजी बनाओ हिस्ट्री के लिए, लाइक यू हैव टू रिवाइज इट, और उसको हिस्ट्री को थोड़ा बहुत स्टोरी की तरह पढ़ो आप, कि ऐसा हो रहा था हमारे पास में, तो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। उसको बर्डन लेके हम सोचेंगे तो फिर तो क्या ही हो सकता है यार। सर यही इनफैक्ट तो जो आई जस्ट स्टेप इन जस्ट एक चीज बोलने के लिए, जैसे आयन बोल रहा था ना कि हिस्ट्री रिवाइज करनी पड़ती रहती है वरना भूल जाते हैं। तो आई रिमेम्बर कि जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मिडिवल हिस्ट्री, एंड उसके बाद कुछ और सब्जेक्ट वगैरह पढ़े, एंड आई थिंक नियरली आफ्टर मंथ और सो दोबारा पढ़ रहा था। तो ये जो डेक्कन में थे ये सब बहामनी किंगडम एंड ऑल, मैं कहा ये कब हो गया भाई, ये कब आ गए बीच में, मैं भूल ही गया था कि ये सब भी था उसमें। तो दैट हैपेंस हिस्ट्री में, देयर इज अ लॉट टू मेमोराइज, अ लॉट टू रिटेन, बट जनरल रूल ऑफ थंब इज ट्रीट हिस्ट्री एज जस्ट एज एनी अदर सब्जेक्ट, उसको छोड़ के नहीं जाना है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि अगले साल क्या होने वाला है। इस साल पॉलिटी से केवल 2 क्वेश्चंस आए थे 2025 में। सो अब नाउ समवन माइट थियोराइज कि सर पॉलिटी भी पढ़ के नहीं जाएंगे क्योंकि उससे तो क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो ऐसा नहीं सोचना है, एवरी सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। पूरी हिस्ट्री पढ़ के जाते हो, लेट अस से उससे केवल 3 क्वेश्चंस आए हैं, बट दोज आर इजी क्वेश्चंस जो तुम सॉल्व कर लेते, वेरी बेसिक लेवल क्वेश्चंस। तो दोज 3 क्वेश्चंस माइट बी योर कट ऑफ मेकर, कि उन 3 क्वेश्चंस की जैसे तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो गया। यू नेवर नो, तो सब कुछ पढ़ के जाना है। नेवर गो विद दी माइंडसेट कि इससे नहीं आता, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे बोरिंग लगता है। पढ़ के जाओ, गॉड नोस क्या पूछेंगे एंड गॉड नोस कितना स्कोर आएगा, बट अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है किसी भी चीज के लिए। यस सर। दैट इज माई टेक ऑन ऑल ऑफ दिस, कि किसे कितना पढ़ना है, क्या करना है, ये सब चीजें। ठीक है। एंड किसी और का कोई, हाँ प्रशिक पूछना यार। सर हेलो, am I audible? यस यू आर Yes. ऑडिबल, क्लियर है। सर एक बहुत ही ब्लंट सा क्वेश्चन पूछना है कि सर मेनी टेक ईयर पर जीएस, जैसे बहुत टाइम लगता है जितने सब्जेक्ट है इस सिलेबस का, एंड यू सेड कि आपने इसको 6 से 7 महीने में कवर कर लिया। तो जस्ट आई वांट टू नो ऑनेस्टली फ्रॉम यू कि व्हाट वाज इन योर माइंड, व्हाट वाज योर माइंडसेट, और आप कितने घंटे फिर उस हिसाब से पढ़ते थे सब्जेक्ट को, आपकी स्पीड क्या होती थी, कि माइंडसेट क्या होता था कि आपने 6 महीने में अपने सारा का सारा जीएस कवर कर लिया? यार एक्चुअली जब मैं जॉब छोड़ के आया था तो सब कुछ रिस्क पे रख के आया था मैं, कैरियर की अब तो कुछ करना ही है। तो फिर उसके बाद मैंने तो कुछ ऐसी ऐसी पे टाइम आया कि रात को 9 बजे स्टार्ट किया, सुबह के 9 बजे तक मैं लेक्चर्स देख रहा हूँ। तो वैसा फिर आप उसके लिए वो आपको दिमाग में पता है कि अब ऑप्शन नहीं है कुछ, तो तभी आप वो सब करोगे। तो वैसे भी किया, आई एम नॉट सजेस्टिंग इट, आप दिन को पढ़ो वो ज्यादा बेटर है, बट जैसा यू फील कंफर्टेबल। बट अब गोल वही था कि जितनी जल्दी खत्म हो सके ये, और फिर रिविजन्स, और साथ में प्रॉपरली करना ना, ऐसा नहीं लेक्चर पढ़ लिया और उसके बाद आपने उसको देखा नहीं अगले 1 महीने से, तो अब पढ़ने का फायदा नहीं है। आपने लेक्चर पढ़ा, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वहीं पे आते थे, ऑब्जेक्टिव टाइप वो करके तो थोड़ा बहुत याद भी रहता था। फिर रिवीजन कर लिया हफ्ते बाद उसी चीज का फिर से कि क्या नोट्स बनाए हैं, तो वैसे इट हेल्प्स। और अभी तो है टाइम शायद, अभी तो काफी टाइम है अभी, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो। ट्राई दिस एट योर ओन रिस्क, रात से 9 सुबह के 9। बेसिकली देखो, एटलीस्ट अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है, ही शुड बी एबल टू स्टडी 8 to 10 आवर्स अ डे एट द वेरी मिनिमम। बिकॉज अगर आयान 6-7 महीने में इतना पढ़ रहा है तो आई मीन ये तो बेंचमार्क है भाई, कि यू शुड बी एबल टू डू इट। एंड जैसे कई लोग को ये लगता है कि सर कैसे फिनिश कर लिया, कैसे, देखो हर आदमी का एफिशिएंसी का लेवल अलग होता है। व्हाट आयान माइट गेट इन अ सिंगल आवर, हम लोग शायद 2 घंटे में उतना ना कर पाए। तो एवरीवन हैज हिज ओन डिफरेंट पेस, कि तुम कितने स्पीड में सब्जेक्ट्स पढ़ के कितने टाइम में पोर्शन खत्म कर पा रहे हो। जरूरी क्या है, नंबर 1 फोकस के साथ पढ़ रहे हो, मेक ईच एंड एवरी मिनट काउंट। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्टेड हो, हाथ में फोन है, सामने बुक खुली हुई, दैट डजंट काउंट एज स्टडी, दैट इज जस्ट टाइम पास। दैट वोंट हेल्प यू इन एनी सिलेक्शन, कुछ कहीं पे भी कोई मदद नहीं होने वाली उससे। बट तुम 1 घंटे के लिए भी बैठ रहे हो, टोटली फोकस, टोटली डेडिकेटेड, तो दैट विल काउंट इन योर सिलेक्शन। एंड मैं भी लेट नाइट जगता था यार, मैं डिनर के बाद आई थिंक अराउंड 10 बजे से सुबह 2, ढाई, 3 बजे तक तो पढ़ता ही था। बिकॉज वो बहुत पीसफुल टाइम रहता है, सब सो जाते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई बुला नहीं रहा होता है, कोई चिल्ला नहीं रहा होता है तुम्हारे ऊपर, तो Yes. ठीक, अच्छा टाइम होता है लेट नाइट।
एंड बट सर ऐसा नहीं है कि वो पूरे टाइम में वो कर रहा था, वो इनिशियल 1-1.5-2 महीने चला था वो, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ, और क्या, आई मीन लेटर ऑन तो यू विल फाइंड द मोर एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग इट, राइट कि सर, और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है. और वो I mean, you will सस्टेनेबल see, भी नहीं है सर. obviously it's not sustainable, but जरूरी होता है, बिकॉज देन यू रियलाइज कि नहीं ठीक है, इट इज मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन, तो करना ही पड़ेगा. यस वो चीज होती है. Yes. और किसी का? हाँ दीपक, यस पूछो यार. ये पूछूंगा कि जैसे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, ठीक है, तो व्हाई डिड यू चूज ओनली सीआरपीएफ ओवर द आईटीबीपी? यार सीआरपीएफ का क्या ना, मैंने एक्चुअली मैंडेट देख के लिया, क्योंकि मैंने देखा सीआरपीएफ का रोल इंटरनल सिक्योरिटी में ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी फोर्सेस. उनका भी है बट सीआरपीएफ का ज्यादा है मोस्टली, और वो कॉन्टिन्यूसली वॉर मतलब कन्फ्लिक्टेड एरियाज में भी डिप्लॉयड है, जैसे नक्सलिज्म, टेररिज्म. तो मैं चाहता था स्टार्टिंग से ऐसी जगह जाना, वो सब एक्सपीरियंस करना. अब बाकी भी हैं, ऐसा नहीं है, बट यूजुअली जो बॉर्डर फोर्सेस हैं जो पीस टाइम में वहां पे रहती हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, वो उतना कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होती जैसे सीआरपीएफ अभी कॉन्टिन्यूसली नक्सलिज्म में कन्फ्लिक्ट में है. तो वो देखने का थोड़ा था. अब पता नहीं आगे क्या होगा, बट ठीक है, उसी वजह से. That's why the board asked you about conflict. यस सर, मे बी सर वो इतना लंबा डिस्कशन चल गया. नाइस, ठीक है. तो दैट सर वाज द वो रीजन बिहाइंड हिज push- फोर्थ प्रेफरेंस. हाँ पूछो यार. सर वो पुश बड़ा करते हैं, मेरे को बार बार बोल रहे थे कि व्हाई आर यू हियर, यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. तो अब के ट्रैप में फंसना नहीं है. अगर यू हैपन टू रीच देयर वहां पे इंटरव्यू में, तो वो आपको जबरदस्ती बोलेंगे कि आपको तो ये करना चाहिए, बट डोंट फॉल इन देयर ट्रैप, स्टिक टू व्हाट यू वांट टू डू. आप किस लिए वहां पे बैठे हो ये सोच के जाना है. और इस कंफ्लिक्ट वाले पे भी लास्ट में वो कंटिन्यूसली मुझे पुश कर रहे थे कि वायलेंस इज अ सॉल्यूशन, इज वायलेंस अ सॉल्यूशन, दे वर आस्किंग मी. सो आई सेड नो सर. तो वो बार बार पूछ रहे थे कि वायलेंस है या नहीं है, मतलब वो चाहते थे मैं बोल दूं है, बट मैंने नहीं बोला. मैंने बोला नो सर, वायलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन. बिकॉज अगर आप सोचोगे भी इस बारे में, हम वायलेंस को, सर आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हो बट मेरी लिमिटेड नॉलेज के साथ मैं कुछ बोल देता हूँ. तो वो वायलेंस को हम एज ए मे बी एज अ डेटरेंट यूज करते हैं, बट वायलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन. अब नक्सलिज्म खत्म होगा एट द एंड मे बी थ्रू नेगोशिएशंस. सिर्फ वायलेंस से यू कांट एंड इट. आई गेस दिस इज व्हाट आई फील सर. अब आप ज्यादा बता सकते हैं. वायलेंस कैन नॉट हील द वुंड्स, सीधी सी बात है. कितना भी Yes. वायलेंस कर लो, वो हमेशा बर्न्स एंड दो स्क्रैच मार्क्स वो हमेशा रहेंगे. तो ऑब्वियसली वही बेटर तरीका होता है. एंड वायलेंस इज जस्ट फॉर द इनिशियल पुश. आई मीन लॉ एंड ऑर्डर, थोड़ा सा सिक्योरिटी स्टैब्लिश कर दो एंड देन लेट पीस टेक ओवर. तो वायलेंस इज नेवर द सॉल्यूशन. इट इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द होल सॉल्यूशन. इट्स नॉट द सॉल्यूशन बाय इटसेल्फ. वो तो है ही Yes. ऑब्वियसली. And basically it's a बहुत interesting discussion since you brought up violence. I mean some sociologists like to define state as the authority to wield legitimate violence. केवल state है जो legitimately violence carry out कर सकता है. No other is authorized to do it. Yes. That is why state has police and armed forces. If you know, अगर थोड़ा deep level पे सोचोगे तो वो चीज Right, है. sir. And और कोई कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है? शुभम, तुमने हैंड रेज किया है, बताना. Yes, sir. I am audible. Yes, you are Shubham. audible. ओके सर, मेरे को ये पूछना था कि पेपर 2 का जो मतलब मतलब वो 3 घंटे में जब लिखना होता है, तो आपको टाइम मैनेज कैसे करना होता है? मतलब टाइम मैनेज कैसे होता है? मतलब पेपर 2 जो कंप्लीट करना होगा कि ऐसे इस टाइम पे? यार शुभम, आप ना आप हर एक चीज को टाइम असाइन कर सकते हो. ऐसे है 4 ऐसे लिखने हैं, उनको आप टाइम असाइन कर दो कि इतने मिनट में ये ऐसे लिखना है, और वो आप जब प्रिपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मिनट में आपको ऐसे लिखना है. उसके बाद धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप लिख लोगे उस टाइम फ्रेम के अंदर. अब टाइम फ्रेम में आप सारी चीजें लिख रहे हो, आप ओवरऑल मत देखो, आप हर एक पर्टिकुलर जो उसका एस्पेक्ट है, जैसे ऐसे है, एक ऐसे को इतने टाइम में लिखना है, एक आर्ग्यूमेंट को इतने टाइम में लिखना है, रिपोर्ट राइटिंग के लिए इतना टाइम है. तो उन टाइम फ्रेम्स के अंदर आप जब लिख रहे हो तो पूरा जो पेपर है वो ऑब्वियसली 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा.
कभी कभी होता है ना कि अगर आर्गुमेंट नया आ गया तो फिर ब्रेन को हिट करता है कि क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करूं, मतलब अटक जाता है, तो फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए? ऐसे कुछ कुछ यार हटके टॉपिक आ गए। उस टाइम पे तो वही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग काम आएगी। आपने कितना सोचा है, कितना प्रैक्टिस किया आर्गुमेंट राइटिंग को लेके, जितना ज्यादा किया होगा उतने ज्यादा में भी आप पॉइंट जनरेट कर पाओगे उस पॉइंट पे। और बाकी कुछ चीजें हैं जिनमें आप टाइम कम बचा भी सकते हो, जैसे प्रिसाइज में आई गेस यू कैन सेव टाइम, ग्रामर में यू कैन सेव टाइम। मोस्टली जो टाइम है वो ऐसे आर्गुमेंट राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग ही लेती है। ओके सर। और एक पूछना था कि पेपर वन अगर कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वो अच्छा गया या फिर बुरा गया, उसके बाद मेंटली कैसे प्रिपेयर हो जाए कि पेपर टू भी अच्छा से मतलब देंगे? मतलब कभी होता है ना कि पेपर टू अच्छा नहीं गया तो फिर पेपर टू शायद अच्छा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ। देखो आपने पेपर वन दे दिया राइट, उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते उस बारे में। अब वो अच्छा हुआ नहीं हुआ वो तो रिजल्ट डे पे ही पता चलेगा, बट उस चक्कर में आप अपना पेपर टू तो खराब नहीं करोगे ना। आप प्रिपेयर करके गए हो, अब पेपर वन हो गया, लेट्स से खराब भी हो गया, अब आपको लग रहा है, बट आप पेपर टू के लिए आप बिल्कुल ये सोच के जाओ कि जितना आपने प्रिपेयर किया आप उतना बेस्ट दे के आओ वहां पे। ऐसा नहीं होना चाहिए आप वो पेपर वन का सोच रहे हो फिर पेपर टू भी खराब हो गया, क्या पता आप हो जाता पेपर क्लियर बट उस वजह से नहीं हुआ। ओके सर। थैंक यू शुभम। और यही पूछना था इससे। पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। आई थिंक पेरेंट्स मोटिवेट वेरी वेल फॉर एग्जाम्स इन जनरल एंड ओवरऑल भी। मतलब जैसे पेपर वन दे लिया, अच्छा नहीं फील हो रहा, मम्मी पापा से बात हो रहा है, मम्मी अच्छा नहीं गया, तो दे विल से वेरी नाइस थिंग्स। उस दिन बहुत अच्छा बोलते हैं, बस वो पूरे साल डांटते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, क्या कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ तो पढ़ लो, कहीं चले जाओ, वो देखो उनका बेटा यहाँ लग गया। बट एग्जाम डे पे तो दे आर लाइक गॉड कि अच्छा इतना मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है। तो पेरेंट्स से बात कर सकते हो। आई मीन इट हैज वर्कड फॉर मी एंड सभी के लिए काम करेगा। दे आर वेरी सपोर्टिव ऑन दैट डे, ट्रू सर। है ना। और ओके सर। और किसी का भाई, इफ समवन हैज सम पॉइंट, सम डाउट, सम थॉट्स। Okay, fine. So I think that would be it. So Ayan, a very big thanks यार। बहुत अच्छा thank लगता है you. कि smart people, hardworking people are making it through. And all the best for your joining. I wish you a very successful service in CRPF. Thank you so much, sir. Thanks for this opportunity. It was really great to be here and with all such people. It was really amazing, sir. Thank you so much. Okay, yeah. Take care, bye.